गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 180 है यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 180 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है और इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जिसमें मिलेगा आपको फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। एक आसान सा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर को या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को? देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, और ऐसा लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1)(a) में। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे और उपराष्ट्रपति जो है इसकी सूचना देगा लोकसभा अध्यक्ष को। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो और सिविल सर्विसेज स्टडी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? यानी एक व्यक्ति यदि भारत का राष्ट्रपति एक बार बन चुका है तो वो फिर से बन सकता है। ऐसा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 57। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन होने की पात्रता निर्धारित करता है और इस आर्टिकल के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह है आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61। तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है और ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में लिखा है। नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ठीक है, रोक सकते की बात हो रही है, अनुच्छेद 111 है ये। और राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं वो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। और किस में बुलाएंगे? साधारण विधेयक में, संविधान संशोधन विधेयक में, केवल और केवल साधारण विधेयक में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेंगे या अपनी स्वीकृति रोक लेंगे अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदनों को वापस लौटा सकेंगे। सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ विधेयक में एक चीज छूट गई है, धन विधेयक के अतिरिक्त, क्योंकि धन विधेयक पर तो देनी पड़ेगी स्वीकृति। वैसे लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है उसमें, तो मनी बिल में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। कौन से आर्टिकल में लिखा है ये? आर्टिकल 160, अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, पता होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन में यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। उसमें इलेक्टेड मेंबर भी आ गए, नॉमिनेटेड मेंबर भी आ गए, मतलब निर्वाचक, ठीक है, और मनोनीत दोनों। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। और इसमें नॉमिनेटेड, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर आते हैं और राष्ट्रपति में केवल आएंगे निर्वाचित।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका तो पता ही होगा आपको, आर्टिकल 19, और ये एक फंडामेंटल राइट है। तो संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्णित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ये भी एक FR ही है, फंडामेंटल राइट्स है, अनुच्छेद 21। तो भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को एक जुल्म के लिए, मतलब किसी ऐसे खराब कृत्य के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, और ऐसा लिखा है अनुच्छेद 20 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, तथा अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 20(2) के 3 के अनुसार, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है आपका। 10वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? यानी आर्टिकल 24 होगा ये, वो कारखानों में काम नहीं करना वरना। ठीक है, 23-24 में है ना शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो उसी का 24। तो संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में जो है उसको नहीं लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? देखिए, हाई कोर्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये 5 प्रकार के रेट निकालते हैं दोनों न्यायालय। उन पांचों के 5 प्रकार के रेट आपको याद होने चाहिए, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। ठीक है, कभी कभी देवनागरी में लिख के पूछ लेते हैं, और क्या क्या होता है उनमें वो भी। तो इसका हॉबिस कॉर्पस मतलब वंदी प्रत्यक्षीकरण इसको बोलते हैं, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इनमें से वंदी प्रत्यक्षीकरण को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है महानतम रक्षक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वे ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहा जाता है? यानी इसमें हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोल रहा है हम आदेश देते हैं कि, इसको बोलेंगे मेंडमस यानी परमादेश। तो मेंडमस या परमादेश का आशय है हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस याचिका द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं है? तो क्या होगा वो हो सकता है मौलिक कर्तव्य, या फिर राज्य का नीति निषेध सिद्धांत यानी DPSP हो सकता है वो। तो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ना आपके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इस एक एक अनुच्छेद में 13, 14, 15, 16 इसमें क्या क्या है ये सब पता होना चाहिए आपको 35 तक, क्योंकि 36 से शुरू जाते हैं मौलिक कर्तव्य। तो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार आर्टिकल 15 है ये। समान कार्य के लिए समान वेतन ये DPSP है, शायद 39 है, तो ये तो चला गया 36 के बाद चला गया ना। राज्य का नीति निषेध सिद्धांत हो गया। कानून के समक्ष बराबरी अनुच्छेद 14, और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार हो गया 25 में। 25 से 28 तक है ना धर्म पालन की स्वतंत्रता। ठीक है,
तो समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान की मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में किया गया है, याद रखना। नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ये भी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। कहाँ तक है वो, कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ये 51 है, आर्टिकल 51। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। इसलिए क्वेश्चन में है कि भारत की विदेश नीति से संबंधित है, ठीक है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, भुनाया जा सकता है। किसका कथन है ये? के.एम. मुंशी का नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर का नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नहीं है। ये कथन है के.टी. शाह का। तो के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसको बैंक की सुविधा के अनुसार भुनाया जा सकता है, अदा किया जा सकता है। देखिए, पहले स्पीकर कौन थे? वो लोकसभा के, जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ था। वो थे जीबी मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर। तो 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वसुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। नंबर 17 पर आ जाइए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। देखिए, चूंकि एक राज्यसभा स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है 6 वर्ष के लिए होता है और उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो 6 साल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। इसके सदस्य यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो स्टेटमेंट बनाकर अगर पूछे कि लोकसभा एक स्थायी सदन है इसका विघटन नहीं हो सकता, तो गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं हो सकता। अगर ऐसे पूछे ना, संसद एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं हो सकता, तब भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, लोक लेखा समिति में, राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में एक साथ। धन विधेयक के मामले में, मनी बिल के मामले में सारी शक्ति है लोकसभा के पास ही। राष्ट्रपति भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते इसको। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? उतना ही होता है जितना लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। कितना? 1 वर्ष। और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य? 30 सदस्य। सबसे बड़ी समिति है ये, और 30 के 30 लोकसभा के। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, और इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 सदस्य होती है, और 30 के 30 लोकसभा की। राज्यसभा का एक भी नहीं होता इसमें, और इसके सदस्य केवल लोकसभा के द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं, और इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। यानी 2 बातें हमें 4 स्टेटमेंट में देखने को मिल रही हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है। तो पहला बोल रहा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कर रहा है, दूसरा बोल रहा है भारत का मुख्य न्यायाधीश कर रहा है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति ले रहा है। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। अब राष्ट्रपति यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो राष्ट्रपति क्या सलाह लेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश से? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने में नहीं लेंगे, केवल राष्ट्रपति सही उत्तर होगा। तो अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ठीक है। तो कार्यवाहक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। तो 20 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा।
ठीक है, 6 से 7 प्रश्न इसमें थे एफआर से, आपके फंडामेंटल राइट से। और आप इस सीरीज़ की पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। एक टेस्ट में 150 प्रश्न होंगे। और प्राइमरी टारगेट इसका हमारा 15 टेस्ट देने का था, जो पूरा हो चुका है। फिर अब अगला 20 है, ठीक है, 20 प्लस एग्ज़ाम तक, सेम प्राइस। धन्यवाद।